बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके आज का दिन भी अच्छा हुआ है, दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है और इसके साथ अगले कुछ लम्हे जो हमारे साथ आप गुजारने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे से गुजरेंगे। सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कहना, कल के शो के लिए बहुत ज़बरदस्त फीडबैक देने का और उसको पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पर मुझे ज़ाती तौर पर तारड़ साहब के लिए इतने ज़्यादा मैसेजेस मौसूल हुए, शुक्रिया के हमारा आदाब पहुंचा दें। ओपनिंग उन्होंने की, लोगों ने सबसे ज्यादा हमारे सोशल मीडिया पे मैं कमेंट्स पढ़ी थी, पहली ऐसी पोस्ट थी जिसमें मैं सोशल मीडिया के सारे कमेंट्स पढ़ी थी और लोगों को यही एक्साइटमेंट थी कि इतने अरसे के बाद तारड़ साहब ने जो कह लें मॉर्निंग शो का आगाज किया और बिल्कुल वैसा ही किया जैसे वो पहले जैसे वो करते थे। तो आप सबके हम कोशिश करेंगे जिन लोगों के बराह रास्त याद रह जाएं वो भी पहुंचा दें, लेकिन हम स्क्रीन के जरिए आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपका जितना भी सलाम प्यार आदाब है वो तारड़ साहब तक पहुंचा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर द लव दैट यू हैव गिवन अस इन एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हुए जी बात करनी है हमने कुछ कोविड के हवाले से। आपको मालूम है इस वक्त भी कराची के अंदर और दीगर शहरों के अंदर सूरत हाल कतई तौर पे ठीक नहीं है और हम एक ही बात पे जोर दे रहे हैं कि अगर हुकूमत इन्फोर्स करे या ना करे, आप अपने ऊपर एक सेल्फ आइसोलेशन टाइप की चीज या सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज जरूर इन्फोर्स करके रखें, गैर जरूरी बाहर मत। एसओपीज पे खुद अमल दरामद करें। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट आपको किसी जो कहने धमकी से डराए धमकाए तभी आपने एसओपीज को फॉलो करना है। एज ए नेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिन जो है वो नॉर्मल जिंदगी हम गुजार सकें, ट्रेवल कर सकें, अपना खुल के लोगों से मिल सके, तो अभी एहतियात करना बहुत जरूरी है। कोविड के हवाले से, वजीर आजम के दौरे कराची के हवाले से और बहुत सारे सेगमेंट से, इन सब के हवाले से बात होगी, लेकिन आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। 11 माह में वजीर आजम इमरान खान का पहला दौरा कराची, मंसूबों का जायजा लिया, शहर को साफ और वाफिर पानी की फराहमी जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। ओपोजिशन संजीदा कोशिश करे तो इमरान हुकूमत कल गिर जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, हुकूमत गैर मुस्तहकम है। मुल्क भर में भारतीय वायरस के हमले बरकरार, कराची समेत कई शहरों में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पाबंदियां सख्त। पाकिस्तान के फोटोग्राफर्स कैसे पाकिस्तान के सफीर हैं, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी। शाही किला में मौजूद शीश महल की अकास, हवेली मियां सुल्तान के शीश महल की। और तालीम, हमारे पांव उल्टे थे, पर देखिए खुसूसी डॉक्यूमेंट्री। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी जो क्या हमने सियासत पे बात करनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट बहुत है, इमरान खान की हुकूमत आज ही घर जा सकती है। मजाक हो रहा है और आइंदा हुकूमत बिलावल की आ रही है, ये वो कहते हैं। मजाक हो रहा है। अच्छा चलो बड़ी खबर देखते हैं। तो ऐसा लगता है कि अवाम के साथ हो रहा है और हुए जा रहा है। वेल, हम बात करते हैं सबसे पहले रोशनियों के शहर कराची की। कल कायद शहर के शहर कायद के हवाले से कल बहुत अहम डेवलपमेंट थी। पाकिस्तान की मुआशी शहरक तो है और तकरीबन 65% रेवेन्यू भी पाकिस्तान को देता है, जो मुल्की मईशत का सबसे बड़ा सुतून भी है। ताहम गुज़िश्ता कई दिहाइयों से हमें ये मालूम है कि ये मुआशी हब और रोशनियों का शहर अंधेरों में डूब चुका है। इस वक्त कराची के 14 में से 11 जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। कई सालों तक कराची के बल्दियाती इदारे MKM पाकिस्तान के कंट्रोल में रहे, जबकि पीपल्स पार्टी की सिंध में अगर गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे मौजूद है और मुसलसल इस बात का दावा भी कर रही है कि उन्होंने सिंध को बदला है, लेकिन कोई भी सियासी जमात कराची की ऑनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। शहर कायद के मसाइल हल करने के लिए माजी के तमाम हुक्मरानों ने बड़े बड़े दावे किए, जिसमें मौजूदा इमरान खान भी शामिल हैं। तरक्याती पैकेजेस का भी ऐलान किया, आपको याद होगा 1200 अरब का पैकेज तकरीबन इस गवर्नमेंट ने भी उसका ऐलान किया था, लेकिन अमली तौर पर अभी ना कुछ हुआ और ना मसाइल कम हुए और ना मसाइल कम हुए बल्कि बढ़ते चले गए। पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी कराची के लिए कई तरक्याती पैकेजेस का ऐलान कर चुकी है। पिछले सितंबर में कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। अगर हम बात करें वजीर आजम की, तो गुज़िश्ता रोज वजीर आजम इमरान खान ने 11 माह बाद कराची का दौरा किया, मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया गया, बिल्कुल कई इजलासों की सदारत की, अहम सियासी मुलाकातें की। इस मौके पर एक बार फिर वजीर आला सिंध को नजरअंदाज किया गया और उन्हें अहम फरीकैन होने के
के बावजूद कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान प्रोग्राम के इजलास में भी नहीं बुलाया गया। ताहम ब्रीफिंग के मौके पर वजीर आजम तमाम मनसूबों की बरवक्त तकमील की उन्होंने हिदायत भी की और दावा किया कि इन मनसूबों से कराची के जो शहरी हैं उनकी तकदीर बदलेगी। जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजीर आजम इमरान खान और वफाकी गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया और इल्जाम लगाया कि वफाक सिंध में ना कोई काम खुद करता है और ना सिंध गवर्नमेंट को करने देता है। वफाक सिंध के अवाम का हक ना देकर नाइंसाफी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत बहुत गैर मुस्तहकम है, इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमने आज कराची से ही पीटी लीडरशिप से बात करने का फैसला किया। हलीम आदिल शेख साहब जो कि सीनियर नुमाइंद तहरीक इंसाफ के, उनसे हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद है। हलीम साहब गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक ऐसा शहर जिसमें तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तकरीबन 20 से ज़ायद तकरीबन 22 MPs हों और 11 MNAs हों, इतनी बड़ी तादाद हो वहाँ पे लोगों की, वहाँ पे 11 महीने के बाद अपने तीसरे साल हुकूमत के अंदर प्राइम मिनिस्टर का विजिट करना आपको कैसा लग रहा है? आपके लोग आपसे पूछते नहीं है कि हमने आपको मैंडेट दिया था, आप हमारे काम क्यों नहीं कर रहे? इसका कोई जवाब होता है फिर आपके पास हलीम आदिल शेख साहब? एक तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपके इंट्रो पे मुझे इतराज है जी। आपने कहा कि जी आज तक तो कुछ किया नहीं, 22 MPA हैं, 11 MNA हैं, लेकिन मैं बताता चलूं कि इस वक्त MNAs SDG गोल्स के तहत तकरीबन 10 अरब के काम कराची की रोडों पे, रस्तों में, इलाकों में होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा बात आपने कहा जी 1100 अरब का पैकेज हुआ, उसमें से भी कुछ नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि अपनी टीम को भिजवाइए ग्राउंड पर और आप देखिए कि जो पिछले साल जो नाले भरे हुए थे, पूरा शहर डूब रहा था, 3 बड़े नाले जो कि मेगा काम था, औरंगी नाला, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, 70 से 80% काम उसका हो चुका है जी। 35 अरब रुपए के उसको उनको दिए गए थे और ये वो था कि जिसमें पूरा शहर डूबा था। ग्रीन लाइन का ट्रैक मुकम्मल हो चुका है, ट्रैक मुकम्मल है। इस सितंबर के आखिर में और या अक्टूबर के शुरू में रोड पर चलेंगी। कल वो चाइना की पोर्ट पे रवाना हो चुकी हैं। ये है ट्रांसपोर्ट का इशू। उसके बाद मैं तीसरा बताना चाहता हूं आपको कि KCR एंड फ्रेट टर्मिनल, इसका काम काफी आगे बढ़ चुका है और जो पड़ा हुआ था डब्बे के अंदर बंद था वो भी काफी आगे बढ़ चुका है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि K4 आज 13 साल में पीपल्स पार्टी ने एक बूंद पानी का नहीं दिया। K4 के अंदर सियासतें की गई, अलाइनमेंट तब्दील की गई, उसको इधर से उधर तब्दील करना चाहा। K4 वापडा के हवाले होकर उसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। ये तो मैं कराची की बात करता हूं कि कराची में इन 5 बड़े प्रोजेक्ट 1100 अरब में 5 मेगा चीजें हमारे हवाले थी, वफाक के हवाले अलीम भाई, कौन सी अथॉरिटी है जो इसको लुक आफ्टर कर रही है सिंध के अंदर? हमारी इल्म के मुताबिक, जो मेरा नाकिस इल्म है, जो जमहूरी निज़ाम होता है उसमें तो जो मुंतखब वजीर आला होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसके पास साइनिंग अथॉरिटी से लेकर इम्प्लीमेंटेशन के, एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियारात होते हैं। तो इस वक्त कौन सी अथॉरिटी है जी जो इनको K4 और दीगर मंसूबों को मॉनिटर कर रही है और इस पे अकाउंटेबिलिटी भी कर रही है और फंड्स भी जारी कर रही है? और क्या ये सारे विफाक के फंड्स हैं सर या सिंध के फंड्स हैं? क्योंकि सिंध के फंड्स आप तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, विफाक के कर सकते हैं। और माजरत के साथ आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि थोड़ी सी नाकिस मालूमात है। वो ये है कि ये अथॉरिटी PCIC एक बनी थी जिसके चेयरमैन तो उसके सरबराह वज़ीर आला साहब को बनाया था। 625 के प्रोजेक्ट्स वफाक ने करने थे, 625 अरब के, और 450 अरब के सूबे ने करने थे। वफाक की अथॉरिटीज जो आपका K4 वापडा को जा चुका है, KCR एंड फ्रेट टर्मिनल जो है वो रेलवेज कर रहा है, वफाकी एंटिटी है, आईनी एंटिटी है, और हमारा ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट जो है वो भी हमारी SIDCL कर रही है, वो एक एंटिटी मौजूद है, कंपनी मौजूद है, और उसके अलावा एक रह गया ग्रीन लाइन वो कर रहा है, और उसके बाद NDMA के जरिए हम वो भी एक इदारा है, चूंकि डिजास्टर हुआ था पिछले साल, NDMA के जरिए हम नालों की सफाई करवा रहे हैं और इसके फंड्स भी वफाक जारी करती है। हमने अपना काम करना है, हमने करने थे 3 बड़े नाले साफ, पीपल्स पार्टी ने करने थे 41 छोटे नाले साफ और 500 नालियां DMCs वाली। एक को हाथ नहीं लगाया उन्होंने आज तक। 13 साल के अंदर मैं पूछना
चाह रहा हूं कि अकाउंटेबिलिटी, माशाल्लाह कल अकाउंटेबिलिटी को देखिए तमाशा कि उन्होंने कहा कि जी नैब ने जो हमसे पैसे रिकवर किए हमें वापस दिए जाएं। मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं स्पेसिफिक बात करता हूं, मैं जो आपने बात की, ताकि क्लैरिटी हो जाए। आप चूंकि लाहौर बैठे हैं, शायद इतना मालूम नहीं है और आपकी टीम आपको बताती नहीं कि 1100 अरब ग्राउंड पर मौजूद है, 10 अरब MP-MNA के लगे हुए हैं, नाले का शुरू हो चुका है, नाले 80% साफ हो चुके हैं, उनकी वाइडनिंग हो चुकी है। अच्छा जी, उसके अलावा जो लोगों को किराया देना 2 साल का, उसके भी 240 मिलियन जा चुके हैं सूबाई हुकूमत के पास। तो मैं कहना चाहता हूँ वफाक ऑन ग्राउंड। उसके अलावा बताऊँ आपको 446 अरब का पैकेज अनाउंस हुआ था, उसमें भी मोटरवे, आम सबका इंटरेस्ट है ना जी, कराची सक्कर हैदराबाद मोटरवे का जो 306 किलोमीटर है, उसके अंदर आज भी जामशोरों से जो जमीन चाहिए होती है, पैसे मिलने के बावजूद, 14 अरब दिए जाने के बावजूद उसका सेक्शन 4 नहीं मिल रहा है। अलीम भाई, उसमें बिल्कुल आपने, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी सारी चीजें बताई। कराची में इतना कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला, ना कराची की आवाम को। असल में मसला पता है क्या, आवाम को पता है, आवाम को पता है। नहीं, आवाम हमें कहती नजर नहीं आती ना, इसलिए बहरहाल चलें, आपने बताया आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मानते हुए, क्योंकि इस पे क्रॉस डिबेट तब हो सकती है जब ग्राउंड पे विजिट किया जाए, देखा जाए इन कामों का, तो हम जरूर विल ट्राई टू मेक श्योर कि हम जरूर दिखाएं कि आप जितनी बात कर रहे हो किस हद तक सच है। अच्छा, एक थोड़ा सा चूंकि वक्त कम है, वजीर आला को कल आपने फिर नहीं बुलाया, मानते ही नहीं है आपके वजीर आला हैं, सिंध की गवर्नमेंट को आप तस्लीम ही नहीं करते। लेकिन अगर नहीं भी करते तो एक इलेक्शन के जरिए इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है, आइन ने तो उसको हैसियत दी है, तो आप सिंध के वजीर आला को इंतजामी मामलात में शामिल न करके क्या मैसेज दे रहे हैं कि अपनी मर्जी की जहां पे हुकूमत हो वहां जमहूरियत है और जहां ना हो वहां नहीं है, ऐसा कुछ मैसेज दे रहे हैं आप? देखिए, 2 बातें। एक तो बात यह कि कल नेवी का प्रोग्राम था और मैं अपोजिशन लीडर हूँ PTI का, और मैं सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, PTI का सीनियर अहदेदार हूँ पार्टी का भी यहाँ, लेकिन मैं भी उस तकरीब में नहीं था चूंकि वो नेवी की तकरीब थी और स्पेसिफिक थी उनके लिए। और दूसरा, वज़ीर आला साहब एज चीफ एग्जीक्यूटिव वो जहाँ चाहें जा सकते हैं, और आपको पता चाहिए PM जो है वो VIP कल्चर के खिलाफ हैं। जब वो फैसल बेस या एयरपोर्ट पर कहीं उतरते हैं तो वहाँ गवर्नर साहब भी नहीं जाते, वो भी जब लास्ट डेस्टिनेशन में उनको रिसीव करते हैं। और दूसरी बता दो, जहाँ आपने बात की आईनी हैसियत, सर आईनी हैसियत वज़ीर आला साहब मुझे बताते कि वो एक लोकली क्या अपने अपोजिशन लीडर की आईनी हैसियत तस्लीम करते हैं? क्या सिंध असेंबली बजट स्पीच आपने सुना होगा कि वहाँ अपोजिशन लीडर तकरीर नहीं बगैर बजट पास हो जाता है। सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई अपोजिशन का मेंबर ही नहीं है। सिंध में स्टैंडिंग कमेटीज में कोई चेयरमैन, कोई मेंबर ही नहीं है अपोजिशन का। सिंध में बादशाहत है, सरदारियों का राज है, इनकी मर्जी। मैं कहना चाहता हूँ कि सिंध के अवाम तो रिलीफ चाहते हैं इनसे। सिंध के तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सिंध में कल बिलावल साहब फरमा रहे थे, उन्होंने 13 साल में एक तोहफा दिया है, एक तोहफा है 13 साल में, ना एक बूंद पानी, ना एक बस, ना एक कचरे का ट्रक, एक तोहफा दिया है। मुर्तजा वहाब जबरदस्त तोहफा दिया है 13 साल में बिलावल जरदारी की, और एक तोहफा देके वो कहते हैं अगला इलेक्शन जीत जाएंगे। तो बात यह है, वज़ीर आला साहब एक आईनी योद्धा है, वो आए, कोई उनको नहीं रोकता है। लेकिन कल नेवी की तकरीब थी, नेवी वाले जिसको चाहे बुलाएं, जिसको चाहे ना बुलाएं। कल तो PM साहब गवर्नर हाउस भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब उनके बॉस हैं आईनी लिहाज से, उनको बुला के उनसे पूछा जा सकता था कि अगर आपने किसी मामले में कमजोरी दिखाई है, इंतजामी मामले में, दीगर मामलात में, तो बात होनी चाहिए थी मीटिंग। इससे पहले चूंकि ऐसी रिवायत हमने देखी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर सिंध से होके आ जाए और वजीर आला से मुलाकात तक ना हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन ऐसी मिसालें अब सामने आ रही है। खैर अलीम साहब, थैंक यू वेरी मच, और जितनी भी आपने अपनी अचीवमेंट हम तक पहुंचाई है, विल मेक श्योर कि इस पर हम बात करें और दोबारा भी आपको जहमत दें ताकि इस पर हम जरा जिसे कहना चाहिए कि जमीनी हकायक के साथ बात कर सकें। आपको बहुत शुक्रिया, आपने सुबह हमें ज्वाइन किया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेस को। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की, तो सूरत हाल संगीन होती चली जा रही है। इससे पहले अफगान तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान दर्जनों शहरों में शदीद लड़ाई जारी है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को पसपाई का सामना भी करना पड़ा है। तालिबान ने अब तक मुल्क के तकरीबन 200 अजला पर कब्जे के बाद 7 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि अफगान पायलट्स ने कत्ल होने के डर से नौकरियां भी छोड़ने लगे हैं, जबकि अफगानिस्तान के वजीर खजाना मुल्क छोड़कर चले गए हैं। भारत भी अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके निकलने लगा है, जबकि कंधार के बाद मजार शरीफ में भी कौंसिल खाना बंद कर दिया गया है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक चंद दिनों में तालिबान शुमाली अफगानिस्तान में पूरी तरह काबिज हो जाएंगे और काबुल में जो सियासी बहरान है वो जो शिद्दत है वो इख्तियार कर जाएगा।
बिल्कुल। और तालिबान के हवाले से हम आपको मजीद ये भी बताएं कि इनकी जो पेशकदमी है उस के अंदर एक तो तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और उस बढ़ती पेशकदमी पर अमेरिका ने भी अपना पैंतरा बदल लिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दो टोक अल्फाज में अब वाज़ेह किया है कि तालिबान से लड़ाई में अफगान अफवाज की ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। 31 अगस्त को अमेरिका मिशन ख़त्म हो जाएगा। अब अफगानिस्तान का दिफा करना अफगान फौज की जिम्मेदारी है, यानी कि उन्होंने अपने सर से जिम्मेदारी उतार दी। उधर कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। बहुत अहम मुज़ाकरात हैं। इसमें अफगान हुकूमती वफ़द, तालिबान वफ़द, अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, रूस, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदगान और सफारतकार इसमें शामिल हैं। इससे क्या रिजल्ट आता है, इस पर भी और दीगर सूरत हाल पर भी लाइव उनसे हम ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब वो इस सूरत हाल को कैसे देखें। जनरल साहब का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि ये धूल थोड़ी देर उठेगी फिर बैठ जाएगी। ये तालिबान नए माइंडसेट के तालिबान हैं। हमारी पिछली गुफ्तगू में भी जनरल साहब ने ये बात की थी। जनरल साहब, अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है इस वक्त, आप इसको स्टिल अपने उन्हीं ख्यालात के मुताबिक समझते हैं, या अब आपको लगता है कि सूरत हाल थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है द वे तालिबान की एडवांसमेंट जारी है सारी सूरत हाल के अंदर, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसी ट्रैजेक्टरी पर जा रही है, और ये कोई अचंभे की बात नहीं है। इसको प्रेडिक्ट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा अक्ल-ओ-फहम की ज़रूरत नहीं थी। आप ये देखिए कि अगर इतनी बड़ी फौज जो यहाँ मौजूद थी, जब उन्होंने बैलेंस से क्रिएट कर दिया, एक स्टेलमेट हो गया, तो आप समझे कि अगर 4 एक तरफ थे और 4 दूसरी तरफ थे और एक स्टेलमेट हो गया। अब एक तरफ 4 में से 3 निकल गए और एक रह गया, और मैं सिंपल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो क्या होना चाहिए था और क्या हो सकता है? मतलब या तो मुझे कोई बताया ना कि जी मिसाल के तौर पे ये भी मुमकिन था, ये भी मुमकिन था, सिवाय इसके कि जो हो रहा है इसके अलावा और कुछ भी नहीं मुमकिन। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो तालिबान है, चूंकि वो डिप्लोमेसी के तरफ भी मुतहर्रिक है, पॉलिटिकली भी मुतहर्रिक है, मिलिटरीली भी मुतहर्रिक है, और तीनों में उनकी एसेंडेंसी है, सुपीरियरिटी है। वो जाके मिले हैं चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, अभी दोहा में बातचीत हो रही है, वो इंटरनली लोगों से बात कर रहे हैं, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप याद रखिए एक बात, कि जितनी खबरें हमें मिल रही हैं वो सारी वेस्टर्न मीडिया से मिल रही है। CNN की खबरें हैं, BBC की खबरें हैं कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान तो अमेरिकन कारपेट बॉम्बिंग से हो रहा होगा, क्योंकि जब आप इतनी हाइट से बॉम्ब फेंकते हैं तो आप किसी को पिन पॉइंट तो कर नहीं सकते। आप कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, और कारपेट बॉम्बिंग का अगर आप तर्जमा करें तो खुद उसका मतलब ये निकलता है कि वो किसी को नहीं देखते। तो अमेरिका ने जो बात कही है वो भी प्रेडिक्टेबल है कि जब वो इधर रह के एक काम नहीं कर सके, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना, मैं बड़ा हैरान हूँ कि दुनिया कहती है ये अमेरिका की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको यहाँ पर अमन के लिए। अरे भाई, वो इधर अमन नहीं ला सके जब वो यहाँ मौजूद थे, तो अब दूर जाके कैसे? वो आपने सुना होगा शेर के, मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं, दूर जाके रोए। तो ये सिंपल लॉजिक है। और मैं इस बात पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं जी के बाद मिलिट्री एनालिस्ट जो हैं बड़े खुश हैं, तालिबान के हामी हैं। मेरे भाई, किसी चीज को प्रेडिक्ट करना, किसी चीज का अंदाजा लगाना, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमारे जो उनका वर्ल्ड व्यू है, मैं बिल्कुल उनके साथ मैं नहीं हूँ, और ना ही जो जिस किस्म का इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं वो भी हमारे हक में नहीं है और हम उसको बेहतर नहीं समझते। लेकिन जो होने का इम्कान है वो कहना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तालिबान की साइड है। हमें अपना इस्लाम बड़ा अजीज है, हम इसी तरीके से रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन होगा ऐसे ही कि थोड़े से दिनों के बाद अशरफ गनी घुटने टेक देंगे, अशरफ गनी का नामो निशान इधर से उधर हो जाएगा, बाकी सारे अफगान आपस में बातचीत करेंगे। अब्दुल्ला शायद ज्यादा प्रोमिनेंट होके आए, और ये एक इंक्लूसिव हुकूमत ही बनाएंगे। काबुल पर कोई हमला नहीं होगा, और उसके बाद ये ग्रैंड जिरगा होगा और एक हुकूमत होगी, उसके बाद बाकी मामला चलेंगे। मैं तो ऐसे ही देखता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो जनरल साहब, ये जो भी मुज़ाकरात शुरू हुए हैं दोहा में, इसमें आपने देखा है कि अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान, अक़वाम मुत्तहिदा, कई ममालिक के जो नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं, आपको लगता है ये मुज़ाकरात, ये जो मीटिंग हो रही है, इसमें अफगानिस्तान में कोई बेहतर सोल्यूशन देने में ये हेल्पफुल होगी? जी, अब हेल्पफुल तो मैं कहता हूँ ऑप्टिक्स के लिहाज से हेल्पफुल है, क्योंकि इसके ये जो लोग जमा हैं, इसके अंदर वो लोग भी जमा है जो कि मेरे ख्याल में वो अमन नहीं चाहते, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो लोग भी जमा है, ज्यादा वो लोग हैं जो अमन चाहते हैं। तो ये खिचड़ी है किस्म की, और तालिबान भी इसको एक, आप यूं समझे कि टाइम गेन करने के एक मैकेनिज्म समझते हैं कि तालिबान ये दो बातें जो मेरी समझ में आती हैं, एक तो अशरफ गनी से बात नहीं करेंगे, दूसरी बात यह है कि वो फाइनल बात तब करेंगे जब वो एक हतमी
पोजीशन हासिल कर लेंगे ऑफ स्ट्रेंथ, उसके बाद वो बात करेंगे। इसका मतलब ये कि ये चलती रहेगी बातचीत चंद महीने और अभी तो आपको पता है कि उनके 34 प्रोविंसेस हैं, तो सिर्फ 6-7 की बात हुई है। उसके अलावा उनके 421 जिले हैं, जिसमें से 200-250 पर अभी कब्जा हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा चलेगा, टाइम लगेगा, लेकिन इसमें तेजी आएगी। जो वो लोगों को पता चलेगा कि ये तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उतनी आसानी से जो है ना मामला आगे होगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, देखें, मैं एज ए जनरल बड़ा हैरान हूँ इनकी स्ट्रेटजी के ऊपर, और मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि इनकी जो जनरलशिप है अफगान तालिबान की, कि किस तरीके से इन्होंने सारे स्पेसेस को ऑब्जॉर्व किया है और जितनी सरहदी एंट्रेंस है उनको सील किया है, और कैसे गुस्तशनीद के साथ और लड़ाई के मिक्सचर के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जब मैं देखता हूँ कि डिप्लोमेसी, तो वो भी हैरानकुन है कि चीन से बात कर रहे हैं, रूस से बात कर रहे हैं, ईरान से बात कर रहे हैं, दोहा में बात कर रहे हैं। तो मैं ये कैसे मानूं कि इंटरनल पॉलिटिक्स में वो नाकाम हो जाएंगे? जब वो बाकी महाजों पर इतना अच्छा कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इंटरनली भी वो एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर कोई ये ना समझे कि मैं तालिबान की हिमायत कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चीजों को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, कल अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी आर्मी चीफ को फोन किया और एक बार फिर अमेरिका ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पाकिस्तान जो अपना रोल है वो अदा भी करे, और उन्होंने सराहा भी पाकिस्तान के किरदार को। पिछले कुछ अरसे में ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान की रेलेवेंस अमेरिका ऐसे ऑप्टिक्स की आपने जो कि बात की, तो ऐसे लग रहा था कि कम दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी शायद जो बाइडन का वज़ीर आज़म इमरान खान से बात न करना भी, हमने इस पर बात भी की थी। तो क्या हम ये समझे कि अमेरिका सिर्फ इस वक्त इस मामले को एक दिफाई मामले के तौर पर ले रहा है, सिफारती सतह पे उसको इतनी अहमियत नहीं दे रहा कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उससे तो बात हो रही है, लेकिन हमारी जो सियासी क़यादत उससे बात नहीं हो रही है? इसको आप कैसे देख रहे हैं जनरल साहब? ये एक तो अमेरिका की हिस्ट्री है ब्लोइंग हॉट ब्लोइंग कोल्ड, यानी कि ये दिल्ली डैली कभी ये बात करना। आप कितनी दफा उन्होंने हमें बुरा भला कहा और कितनी दफा हमें अप्रिशिएट किया, उसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारी लीडरशिप अच्छी तरह समझती है अमेरिका को, उन्होंने बहुत क्लोजली इनका डील किया है, इनके किसी दाव में नहीं आएंगे। अमेरिका के 2-3 अहदाफ हैं यहाँ पर, और मैं उनके जिक्र करता रहता हूँ, जिसमें से एक ये है कि यहाँ पर अमन ना हो अफगानिस्तान में। उसके लिए वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी फौज भिड़ जाए अफगान तालिबान से और उनसे दूर हो जाए। हालांकि हमारे लिए ना वो फ्रेंड्स हैं ना फोज हैं, हमें तो न्यूट्रल रहना है, और वो हमारा प्रिंसिपल है, बड़ा अच्छा है। लेकिन मेरा ख्याल है हम उसमें नहीं गिरेंगे। और दूसरा उनका ये जो मकसद होता है ना, जब वो बात करते हैं आपके चीफ से और बात नहीं करते आपके पॉलिटिकल हेड से, इसमें भी उनका एक मकसद शामिल है, और ये मकसद इंडियन मकसद के साथ मिलता है कि एक रिफ्ट पैदा की जाए पॉलिटिकल साइड पर और मिलिट्री साइड पर, और अवाम के में एक कंफ्यूजन पैदा की जाए कि कौन चला रहा है इस मुल्क को और किसने ये सारी उनकी बातें हैं, ये सारी परसेप्शन मैनेजमेंट की बातें हैं। अल्लाह करे कि हमारे अवाम ये बात समझ जाए। आई एम श्योर कि हमारी लीडरशिप तो समझती है। लीडरशिप तो समझती है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए लेट्स सपोज जिस तरह आपने एक बात की कि मसालियत हो जाएगी, और आप देखते हैं कि मसालती तौर पर तालिबान इसके अंदर भी कामयाब रहेंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मसालियत तो बहरहाल होगी, लेकिन अगर हम फिल वक्त तालिबान की स्ट्रेंथ को जनरल साहब देखें तो तालिबान, आपने खुद भी कहा कि हर जगह पे सुपीरियरिटी में, डोमिनेंस में नजर आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो सियासी रास्ता अपनाए तो उनकी मर्जी है, अदरवाइज जो रास्ता उन्होंने अपनाया है उसके जरिए भी वो अपनी डोमिनेंस बरकरार रख सकते हैं और रखे हुए हैं, और अमेरिका को भी उन्होंने इसी की वजह से शिकस्त दी है। तो क्या ये एक रिलायबल सिस्टम होगा और पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल सिस्टम होगा कि अगर जहां पे आपकी डिप्लोमेसी नहीं चलती वहां पे आप फोर्स का इस्तेमाल कर लें? तो बेसिकली डोमिनेंस तो फोर्स की हुई फिर जनरल साहब। हाँ जी, पहली बात तो ये कि वो ऐसा करेंगे नहीं, ये मेरा अंदाजा है। वो जितनी स्पेसेस आराम से अब्जॉर्ब होंगी करेंगे, उसके बाद वो घेरा डाल के बातचीत का उनको ऑप्शन देंगे, और जो अगर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मजीद हो जाएगी तो आप देखेंगे कि बातचीत की तरफ ज्यादा माइल हो जाएंगे। ये मेरा अंदाजा है, खैर गलत भी हो सकता है, क्योंकि उनको दो चीजों का दरार बहुत अच्छे तरीके से, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं उनकी देखता हूँ, उनकी जो लोगों को मिल रहे हैं, वो दो चीजें, एक ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको माने, उनको रिकॉग्नाइज करे, जो कि पिछली दफा नहीं हो सका था, और दूसरा ये कि इंटरनली लोग उनके साथ खड़े रहें। ये दो चीजें करने के लिए अगर वो सिर्फ मिलिट्री का रास्ता अख्तियार करेंगे तो वो बैनुल-अक़वामी तौर पर भी नाकाबिले कबूल होगा और इंटरनली भी नाकाबिले कबूल होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बाकी चीजों में उनकी ब्रिलियंस देख रहे हैं, तो आप क्यों हम ये एक्सपेक्ट करेंगे बाकी जो एक दो शो में रह गए उसमें वो किसी काम के नहीं हो।
राइट जन साहब, थैंक यू वेरी मच तजिए के लिए। सुबह आपने हमें ज्वाइन किया और अपना तजिया हम तक पहुंचाया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब अपना तजिया हम तक पहुंचा रहे थे। उनका ये कहना है कि तालिबान यकीनी तौर पर ये चाहते हैं कि उनको दुनिया रिकग्नाइज करे, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम किया जाए, जो कि पहले नहीं हो पाया था। इसके लिए वो एफर्ट करेंगे, ना कि वो मुकम्मल तौर पर फोर्स को अप्लाई करते हुए हुकूमत हासिल करेंगे। इसी नोट पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में बात करेंगे अब कोविड के हवाले से। तो पाकिस्तान में भारतीय वायरस के हमले बरकरार हैं। सिंध भर में जब लॉकडाउन लगाया गया तो शरह 23% थी, जबकि लॉकडाउन हटाया गया तो शरह 21%। हैदराबाद में अगर बात की जाए लॉकडाउन लगाने के बाद 10%, और जब हैदराबाद में मस्बत केसेस जो अब इनमें इजाफा हो गया है। और अगर बात करें कराची में ओवरऑल कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन किन बुनियादों पर लगाया और क्यों हटाया गया, सवाल इस पर बहुत सारे उठ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में बात की जाए तो मरीजों के लिए जगह कम पड़ी है, जबकि NCOC ने मुहर्रम हराम के लिए खुसूसी हिदायत जारी की है। तमाम मजालिस और जुलूस कोरोना SOPs के तहत होंगे और मजालिस और जुलूसों के दौरान मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। अगर बात की सोशल डिस्टेंसिंग की तो मजालिस और जुलूसों के दौरान जो है वो समाजी फासला बरकरार रखने की भी कहा गया। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन के अमल के हवाले से भी बात की जाए तो वो तेजी से जारी है, उसे मजीद बढ़ाने की भी हिदायत की गई। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। हम सबसे पहले कोविड की सिचुएशन से पहले हम वैक्सीन के हवाले से मैं जरूर सवाल करना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि पब्लिक में बहुत गलत थ्योरीज हैं कि फलानी वैक्सीन जो है वो ज्यादा एफिकेसी वाली है या फलानी वैक्सीन लगवानी चाहिए, इसका इम्पैक्ट ज्यादा है। सो ये वैक्सीन के हवाले से जो थ्योरीज हम इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं, आम पब्लिक में इसके हवाले से बात करते हैं, इसको किस तरह से आप क्लियर करेंगे? जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू बुलाने का। तो इसमें ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब सॉरी की विश लिस्ट हो गई कि मुझे ये फला वैक्सीन लगानी है, फला वैक्सीन नहीं लगानी है। एंड आई थिंक ये चीज़ जहन में रखने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो स्टडीज़ हैं जिसमें हम शरह बताते हैं कि भी 85% 90% ये कंपेरेबल नहीं है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक की 85 है दूसरी की 95 है तो 95 बेहतर है या ख़राब है। इसकी वजह थोड़ी टेक्निकल है, जिसमें से सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने डायरेक्ट दोनों को कंपेयर नहीं किया। अगर फर्ज करें मैं बोलूं कि इन्फेक्शन लगने के चांसेस एक वायरस वैक्सीन से कम है, तो उसकी वजह यह भी हो सकती है कि जहाँ पे ये ट्रायल की गई है वहाँ पे पहले से वैक्सीन का इन्फेक्शन कम थे टू बिगिन विद। खुलासा ये है कि ज़रूरी है कि जो भी आपको वैक्सीन लगे आप फटाफट लगा लें, क्योंकि सारे वैक्सीन यकजा हैं शदीद बीमारी से बचाने के लिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वैक्सीन कोई भी हो इन थ्योरीज के अंदर इस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा लॉकडाउन फिनोमिनन के वाले से, वैसे जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं ओब्वियसली वो रेफर करते हैं कि लॉकडाउन किया जाए और लोगों को रोका जाए, लेकिन आपको मालूम है कि हमारे यहाँ समाजी मुश्किलात लोगों की इतनी ज़्यादा है और हुकूमतों ने उसको भी देखना होता है। ये जो रिसेंट लॉकडाउन कराची और हैदराबाद में लगा डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि एक मुनासिब और ठीक फैसला था? क्योंकि महज 1-2% का फर्क पड़ा और 23 से 21% पे आ जाना कोई बहुत बड़ी कहना चाहिए अचीवमेंट नहीं है, और 21% इटसेल्फ बहुत ज़्यादा रेट है। तो आप इन लॉकडाउन्स को कैसे देखें बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल? बिल्कुल। सो देखिए लॉकडाउन वाकई बहुत अच्छे नहीं होते। लॉकडाउन हमारा लास्ट रिजोर्ट होता है अगर कभी रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं। अगर हम कराची की रेट की बात करें तो कराची में जो हमारी पॉजिटिविटी नहीं मगर जो नंबर ऑफ केसेस थे वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे, और फिर एकदम से 2 हफ्ते पहले उसने एक शूट लिया था, ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन जा रही थी ऊपर रेट्स की। एंड ये जो लॉकडाउन था उसका ये मकसद नहीं था कि हम जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम करें, बिकॉज 10 दिन के लॉकडाउन में कम नहीं होगा ये, मगर ये प्लान ये था कि ये इस पर एक ब्रेक आ जाए, थोड़ा सा ये जो जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस पर एक ब्रेक आ जाए ताकि भी कंट्रोल करने में आसानी होती है। बिकॉज याद रखें आपके माहौल में जितने केसेस हैं उतना आपका चांस होता है कि आपको ये वायरस लगेगा। और यही हुआ कि जैसे ही वो लॉकडाउन लगा तो उसके कुछ दिनों बाद जो हमारे नंबर्स हैं वो थोड़ा सा प्लेटू होना शुरू हो गए, व्हिच इज व्हाट वी वांटेड। अच्छा, एक और इसमें अच्छी ही बात मैं इसको कहूंगा कि जिस तरह से हमने दोबारा से डेल्टा वेरिएंट का सर्च देखा, उस तरीके से हमने डेथ टोल में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा नहीं देखा। मतलब अमवात तो हो रही हैं कोविड से, लेकिन रेशियो तकरीबन वही है जो इससे पहले 3 वेरिएंट्स के अंदर रही है। तो हम इसको ये समझें कि डेल्टा वेरिएंट शायद फैलता तो जल्दी है, लेकिन उससे अमवात की जो शरह उस तरह नहीं बढ़ती, या हम ये समझें कि हमारी इम्यूनिटी पहले से बेहतर हो गई है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर साहब? सो हमारी इम्यूनिटी पहले से बेहतर यूं हुई है कि हमने वैक्सीन लगाई है। याद रखें वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, और वैक्सीन से आपकी अमवात या मौत होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है। एंड एक बात
आई थिंक इम्पोर्टेंट है ये याद रखना कि इवन दो हम डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे हैं, याद रखें वायरस को फैलने के लिए दो हिस्से हैं इसके। एक तो डेल्टा वेरिएंट तो अपनी जगह है, मगर दूसरे हिस्से पे आपकी अपनी बिहेवियर भी है। तो इसको ना भूलें कि जब तक हम अपनी बिहेवियर बेहतर नहीं करेंगे तो ये वायरस फैलता रहेगा। और इनिशियली कुछ खबरें ये भी आई थी कि शायद ये जो डेल्टा है या फोर्थ वेरिएंट है ये बच्चों को भी इफेक्ट कर सकता है या छोटी उम्र के जो अफराद हैं उनको भी कर सकता है। मेडिकल साइंस क्या कहती है, क्या ऐसा कुछ सामने आया है या बच्चे अभी तक उतने वल्नरेबल नहीं है एज एडल्ट्स? तो जितने भी ये वायरसेस हैं ये सब बच्चों को अफेक्ट कर सकते हैं, मगर चूंकि ये थोड़ा सा तेज से फैलता है, हमने ये देखा है घर में किसी एक को लगता है तो अमूमन सभी को लग जाता है। क्योंकि आजकल बच्चे घर पे तो बच्चों को भी साथ साथ लग जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को प्रेफरेंशियली उन पे अटैक करता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने सवारी से की। और कोविड की सिचुएशन यही है कि आपने जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा इम्यूनिटी बेहतर हुई है, उसकी वजह यही कि हमने वैक्सीनेशन कराई है और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि आप कोविड से महफूज रह सके। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें वकार अहमद मलिक हमें आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से बताने वो ये कि फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो अपने मुल्क को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके किस तरह से एम्बेसडर्स होते हैं। तो देखते हैं आज का माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज जो माइंड हमारे साथ है, इस माइंड ने बड़े कमालात दिखाए हैं। पाकिस्तान का ये तारुफ बना, उनकी फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो पाकिस्तान का तारुफ बनी और फ़ोटोग्राफ़ी जो है उसके पीछे कई पेचीदगियाँ हैं जो मुझे नज़र आती हैं इनकी तस्वीरों के पीछे। वो महज अक्स नहीं है, मतलब वो महज ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी खूबसूरत मकाम को देखा और उन्होंने तस्वीर ले ली हो। उन तमाम तस्वीरों में एक हैरत अंगेज़ डिटेल्स हैं, बहुत सारी जुज़ियात हैं और एक पेंटिंग की तरह उनकी तस्वीर देखते हुए आपको वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। मेरे साथ सैयद मेहदी बुखारी साहब हैं और बुखारी साहब जो हैं इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में भी हैं, लेकिन उनकी जो एक्चुअली जो बुनियादी पहली जो शनाख्त बनी, उनकी बहुत सारी जहतें हैं शनाख्त की। वो बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, ज़बरदस्त है। लेकिन इस वक्त हम आज इनसे फ़ोटोग्राफी के हवाले से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा पहला सवाल आपकी फ़ोटोग्राफी के हवाले से ये है, क्या आप इस बात से मतलब इससे एग्री करेंगे कि पाकिस्तान की जो खूबसूरत तरीन इलाके हैं उनका जो एम्बेसडर बना, उनको जो दिखाया पूरी दुनिया में, यानी वो फोटोग्राफर्स हैं और जो सबसे मौसर प्लेटफॉर्म है शायद वो सोशल मीडिया है। फोटोग्राफर्स के हवाले से पहले तो ये बताइए कि किस हद तक इन्होंने रोशनास कराया पाकिस्तान को? फोटोग्राफर्स ने काफ़ी हद तक रोशनास कराया। आज से कुछ अरसा कबल तक मुझे याद पड़ता है कि हमारे बहुत सीनियर और अच्छे फोटोग्राफर हैं गुलरेज गौरी साहब, उनके पोस्ट कार्ड्स छपा करते थे और मरी मारो से लेके नारायण कागान कहीं भी आपको वो, यहाँ गाजी गुलाम रज़ा साहब बुजुर्ग हो गए, इन दो हस्तियों के पोस्ट कार्ड्स थे। और मैं बजाते खुद अगर अपनी बात बताऊं तो पोस्ट कार्ड्स देख के ही पहले नात का तारुफ मेरा जो था वो पोस्ट कार्ड ही था। अच्छा, फोटोग्राफर्स ने मेरे अलावा भी बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने रूशनास कराया नात को, बैरूनी दुनिया को भी और पाकिस्तानियों के लिए भी। इनको रूशनास नात से करवाया फोटोग्राफर्स ने, वीडियोग्राफर्स ने, आज के दौर में राइटर्स ने जिन्होंने लिखा, और तारक साहब की काविश। तो मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँ। बेशक फोटोग्राफर्स को क्रेडिट जाता है, लेकिन आपकी एक जो जेहत है वो मैं अदबी है, मतलब वो बहुत खूबसूरत जुमला। अच्छा, दूसरी एक जेहत ये भी है कि आप अच्छे पढ़ने वाले हैं, यानी आपने अच्छा पॉपुलर जितना भी लिटरेचर है उसको पढ़ रखा है। एक आपका ये स्किल मैं कह लूँ, ये एक स्किल ये है कि आप उसको साइंटिफिकली फोटोग्राफी से वाकिफ़ हैं। इन दोनों को जब मर्ज होता है तो आपकी तस्वीर जो है वो इसलिए शायद शाहकार भी इसलिए कहलाई जा सकती है कि आपकी कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जिसमें लाइफ डिपिक्ट ना हो। मतलब मैंने देखा है कि कोई बच्चा फूलों की टोकरी लेके जा रहा है, कोई बाबा जी हैं, कोई भेड़ है, कोई समथिंग, यानी आप ये लाशौरी तौर पे है ये आपने अडॉप्ट किया या मतलब किस तरह ये? अच्छा वकार, ये ऐसा होता है, शुरू में जब ये शौक़ डेवलप हुआ तो एक लैंडस्केप का ही शौक़ था और वक्त के साथ साथ मुझे खुद ये फीलिंग आना शुरू हुई कि कोई भी जोग्राफिया, कोई भी लैंडस्केप, उसमें अगर ह्यूमन एलिमेंट या लाइफ एंटर ना हो तो वो मुझे खुद ही डेड सा लगने लगता था। अच्छा, उसके बाद मेरा जितना काम है, शुरू का काम आपको ऐसे ही मिलेगा, लेकिन उसके बाद का मेरा जितना काम है उसमें मेरी ये कोशिश रही है कि मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट लाइफ का होना चाहिए।
बिल्कुल हो, कोई बच्चा हो, कोई भेड़ का बच्चा हो, चाहे इंसान का बच्चा हो, कोई जानवर हो, कुछ तो हो। वरना अच्छा ऐसा भी हुआ कि उस कुछ के लिए मैंने घंटों इंतज़ार किया। मैं ऐसे ही गुजरगाह पे हूँ, नीचे साफ व्यू ठीक है, लाइट ठीक है, लेकिन कुछ गुजर ही नहीं रहा, कुछ उस पर हैपनिंग ही नहीं हो रही। तो मैं उस इंतज़ार में कोई जीप आए, कोई साइकिल वाला आए, कोई बुज़ुर्ग चलता है, कुछ तो आए, ताकि वो तस्वीर जो है जो मेरे जहन में बनी हुई है इसके बारे में वो तो मुकम्मल हो। और मेरे साथ जो कभी साथी होते थे वो उकता जाते थे कि यार आ गई तस्वीर, अब चलो भी, अब किस इंतज़ार में। लेकिन मैं वहाँ पे खड़ा रहता था कि तस्वीर तब मुकम्मल होगी जो मैंने जहन में सोचा है और जब तक मैं ले नहीं लूँगा। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि तस्वीर के लिए आपको स्टेज भी करना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि आप दरिया चनाब को शूट कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत सनसेट हो रहा है, लेकिन क्या है, एक पानी है नीचे दरिया का और पीछे सूरज है। मेरे नज़दीक ये तस्वीर इनकम्प्लीट है जब तक उसमें कोई मल्लाह या कश्ती नहीं आएगी, क्योंकि कश्ती का दरिया से तो वैसे ही रिश्ता है ना, गहरा रिश्ता है। आप किसी मल्लाह को कहते हैं कि भाईजान कश्ती लें ज़रा, बीच में जाएं ताकि मैं तस्वीर ले लूँ जो मेरे जहन में बनाई। इसको कहते हैं स्टेज करना। कई दफ़ा ह्यूमन एलिमेंट को भी स्टेज करना पड़ता है, यानी किसी करैक्टर को आपने तस्वीर के उस मकाम पे खड़ा करना है कि उसके होने से वो तस्वीर कंप्लीट हो। फोटोग्राफी एक आर्ट है, हालांकि आर्ट की एक बहुत ही मैं कहूँगा आसान सिन्फ है। अगर आप इसका मुकाबला करते हैं लिखने से या पोइट्री से या पेंटिंग से, कैलीग्राफी से, तो उनकी निस्बत ये मुझे आसान लगती है। लेकिन बहरहाल चूँकि आर्ट का एक शोबा है, अगर आप प्रैक्टिस फोटोग्राफर हैं तो आप आर्टिस्ट हैं और आपका एक अपना विजन है। अब उस विजन को पोर्ट्रे करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कभी कभी आपको मैनेज करना पड़ता है, लेकिन ये नेचुरल एलिमेंट होते हैं। मैनेज करने से मेरी मुराद मैनिपुलेशन नहीं है। जी बिल्कुल। जो आज की यूथ उसमें माहिर है, और अब जितना काम वक्त के साथ डिजिटल हुआ, साथ साथ मैनिपुलेटेड भी हुआ। बिल्कुल। एक तो नेशनल जियोग्राफिक पे भी आपकी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, और आलमी सतह पे जो रिकग्निशन है वो क्या है? आलमी सतह पे मेरी बहुत सारी एग्जीबिशंस पाकिस्तान के सफारत खानों ने मुख्तलिफ ममालिक में लगाई। जापान में, अमेरिका वाशिंगटन में, चाइना में, बार्सिलोना, पेरिस में, और यूनेस्को जो मेरा अपना अदारा है उसने एग्जीबिशन होल्ड की थी अपने हेड ऑफिस पेरिस में। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन थी न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वेयर पे, और 14 अगस्त 2016 को मेरा काम डिस्प्ले उस पर पूरी रात, क्योंकि इंडिपेंडेंस थी हमारी, तो इंडिपेंडेंस डे 2016 में जो काम वहाँ पे दिखाया गया वो अभी मेरा ही काम था। इसके अलावा पब्लिकेशंस हैं बहुत सारी मुख्तलिफ जर्नल्स में, जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं। मकामी तौर पे मैं अभी तक एक एग्जीबिशन नहीं कर सका, यानी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये हैरानकुन बात है। ये हैरानकुन बात है, और मुझसे अक्सर ये सवाल भी होता है। उसकी कुछ वजूहात भी हैं, क्योंकि जितनी भी मेरी सोलो एग्जीबिशन बैरून ममालिक में हुई, उनमें मेरा अपना भी कोई इतना अमल दखल नहीं था। वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने रिक्वेस्ट करके या उनकी मंशा पे मैंने वो करवा दी या हो गई। पाकिस्तान में करने के लिए, पाकिस्तान में आर्ट की कदर नहीं है। यहाँ मैं आपको बताऊँ, मैं अपने दोस्तों की एग्जीबिशंस देखता हूँ, उसमें होता क्या है, दोस्त आ जाएंगे, गैदरिंग हो जाएगी, विजिट हो जाएगा, एक एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी और तालियां बज जाएंगी, छोटी सी खबर लग जाएगी, खबर लग जाएगी, तालियां बज जाएंगी, बस दैट्स ऑल। ये वो सोसाइटी नहीं है जो कि सिर्फ इस वजह से आए कि इसका जो विजन इसने तस्वीरों में दिखाया वो क्या है। बुखारी साहब, मेरे लिए बड़ी इज्जत अफजाई है आप यहाँ आए। नॉर्थ के वाले से आपका काम कमाल, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। मैं चाहूँगा कि हम किसी और नशिस्त में सियाहत पे बात करें, क्योंकि सियाहत के वाले से भी आप एक ज़बरदस्त किस्म के एक्सपर्ट आदमी हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद, जो कि दूसरे हिस्से में आ चुके हैं, और अब बारी हमारे सेगमेंट की। हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, और मेरा पाकिस्तान में आज हिना न्याजी हमें सैर करवा रही हैं हवेली मियां सुल्तान के शीश महल की। ये बिल्कुल मुशाबियत रखता है जो शाही किला का शीश महल है, लेकिन इसमें मजीद क्या खूबियां हैं और इसकी तारीखी अहमियत क्या है, देखते हैं आज के मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, लाहौर की अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये ना सिर्फ मुग़लों का दारुल हुकूमत रहा, बल्कि अंग्रेज़ों का भी इंतज़ामी दारुल खिलाफा रहा। लाहौर की पुरानी इमारतों में अंग्रेज़ों और मुग़लों की तारीख की जीती जागती झलक नजर आती है।
शाही कला के शीश महल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन एक ऐसा शीश महल लाहौर में मौजूद है जो आप सबकी नज़रों से आज तक ओझल रहा। लेकिन आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियां सुल्तान हवेली के शीश महल में। तो आइए चल के करते हैं इसकी सैर। इस वक्त मैं फरजाना मालिक के साथ मौजूद हूँ जो टूरिस्ट गाइड है, उनसे जानते हैं कि इस जगह की हिस्ट्री क्या है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे मैं हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा फरजाना, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हवेली किसने बनाई और कब बनी? ये हवेली मियां सुल्तान ने बनाई थी और ये बनाई गई थी 1864 में, जिस वक्त दिल्ली गेट को रीबिल्ड किया गया था उसी दौर में ये हवेली भी बनाई गई। फरजाना, मैं देख रही हूँ कि हवेली बहुत खूबसूरत है लेकिन उसको उस तरह से मेंटेन नहीं किया गया। इसमें देखिए ना काफ़ी तोड़ फोड़ है, उस तरह से साफ नहीं है। तो क्या वजह है इतनी खूबसूरत जगह को? क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा कल्चर है, हमारी हेरिटेज है। एक्चुअली ये काफ़ी अर्सा तो लोगों की नज़र से ये और चल रही है हवेली। अब जो यहाँ के रहायशी हैं उनको चाहिए कि ये इसको नीट रखें, उनको इसकी अहमियत का पता होना चाहिए कि तारीख में इसका कितना नाम था। तो जैसे अब ये हवेली मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो अब यहाँ के रहायशियों को चाहिए कि अब इसको थोड़ा सा काम Maintain करवाए और करें। हुकूमत को भी चाहिए कि थोड़ा सा इस पे काम करें। अच्छा फरजाना, मुझे ये बताएं कि इस हवेली में शीश महल बनाने का मकसद क्या था और क्या ये शाही कला में जो एक शीश महल है उस जैसा है? लाहौर में अगर जिक्र किया जाए शीश महल तो सब लोगों को पता है कि शाही किला में ही एक शीश महल है, जबकि लाहौर में 2 शीश महल थे। एक मियां सुल्तान ने अपने घर में ब्रिटिश दौर में भी बनाया था और इसको बनाने की ख़ास वजह थी कि वो उस टाइम पे उनका जो अंग्रेज़ों के साथ भी बहुत सी मीटिंग्स वगैरह चलती थी और उनके लिए भी उन्होंने यहाँ पे मीटिंग अरेंज करने के लिए खूबसूरत जगह सी बनाई। अच्छा फरजाना, मुझे ये बताइएगा कि तब इस हवेली को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया था? अच्छा, मुख्तलिफ एरा में मुख्तलिफ मटेरियल यूज़ किया जाता था। जैसे कि मुग़ल दौर में छोटी ईंट यूज़ की जाती थी, माश की दाल, चने की दाल, अंडे की जर्दियाँ यूज़ की। वक्त गुजरता गया तो वही चीज़ थोड़ी सी आगे आई, तो उस ज़माने में भी तकरीबन इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो मटेरियल यूज़ किया गया। ये तकरीबन 100 चीज़ों का मिक्सचर जो कि यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ और कतीरा गोंद और माश की दाल, चने की दाल, चूना, इस चीज़ का 100 चीज़ों का मिक्सचर बना 100 एलिमेंट्स इसमें यूज इसको बनाया गया है। फरजाना, मुझे यहाँ पे कुछ शीशा भी नजर आ रहा है, तो इसमें ये शीशे का भी इस्तेमाल किया गया है। ये इसी वजह से शायद इसको शीश महल कहा जाता है। शीश महल जो उस दौर में बनाए जाते थे वो कनकेव शेप में बनाए जाते थे। अच्छा। मीन्स के जिस तरह एक आप ये अगर इसकी शेप हाथ की देखें जिस तरह से आप अगर इस शीशे में एक शीशे में भी देखेंगे ना तो आपको अपनी पूरी बॉडी उस शीशे में नजर आएगी। अच्छा, एक शीशे में, मतलब एक छोटा सा जो शीशा इसमें आप पूरे के पूरे नजर आएंगे। तो ये उस टाइप का शीशा। अच्छा, तो फरजाना, ये फिर शीशा और इस तरह की चीजें क्या कहीं से ली जाती थी, बाहर से कहीं से मंगवाई जाती थी? उस जमाने में बहुत से ममालिक से भी मिलाई जाती थी। ये दरअसल ये मुगलिया सल्तनत से ये चीज चलती आ रही है ना। अच्छा फरजाना, जिस तरह से आपने बताया कि मियां सुल्तान जो थे वो ठेकेदार थे और उन्होंने ये शीश महल बनाया, तो इस शीश महल के अलावा और कौन सी लाहौर की इमारतें हैं जो उन्होंने तामीर करवाई हैं? उन्होंने बहुत सी जो इमारतें थी वो तमीर करवाई थी, जिनमें सबसे ज़्यादा अभी आप जैसे कि दिल्ली गेट देख के आए हैं, ये भी तकरीबन 1864 में इन्होंने इसको रीबिल्ड करवाया था। अच्छा, 1864 में रीबिल्ड करवाया? बिल्कुल, ये मियां सुल्तान ने ही करवाया था। इसके अलावा लाहौर का जो रेलवे स्टेशन है वो भी मियां सुल्तान ने बनाया था। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हमें पता चल रहे हैं फरजाना से बात करके। इसके अलावा लाहौर में और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उन्होंने छोटी बड़ी इमारतें बनाई हैं। थैंक यू सो मच फरजाना फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ इस हवेली के रहायशी मोहम्मद नौमान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवेली की हिस्ट्री क्या है। अस्सलाम वालेकुम नौमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं एकदम ठीक। अच्छा नौमान, मुझे ये बताएं कि ये हवेली आपके बाओ अजदाद ने किससे खरीदी और कब खरीदी? ये हवेली मेरे बाओ अजदाद ने, मेरे दादाजी और उनके भाइयों ने ये कंबाइंड प्रॉपर्टी खरीदी थी। हवेली मियाँ सुल्तान के ओनर मियाँ सुल्तान, उसकी बेटी और आगे से उसकी बेटियां थी, यानी कि उनकी भी 3rd नस्ल थी। उनसे मेरे दादाजी और उनके भाइयों ने कंबाइंड प्रॉपर्टी खरीदी।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस हवेली में जो मटेरियल यूज़ हुआ है ये कहाँ से इंपोर्ट किया गया, कोई आइडिया है आपको? कुछ हिस्टोरियंस जो कुछ वक्त पहले, कुछ अर्सा पहले आए थे, उनके मुताबिक ये वही मटेरियल यूज़ किया गया जो कि लाहौर फोर्ट के अंदर जो शीश महल है। अच्छा मोहम्मद नोमान, मैं ये जानना चाहूँगी कि इस हवेली में, इस शीश महल में और क्या तब्दीलियाँ की गई हैं बाद में? इस हवेली का ये पोर्शन, क्योंकि हमारा स्टोर रूम हुआ करता था 2013 से पहले। हवेली का जो शीश महल है आपका स्टोर ये रूम हमारा स्टोर रूम हुआ करता था। तो इसीलिए ये अपनी उसी कंडीशन के अंदर मौजूद है इस टाइम। तो क्योंकि नीचे हमारी रिहाइश, हमारी रेजिडेंस है, तो नीचे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। हमें इसके मुतालिक पहले इसका नॉलेज भी नहीं था। 2013 या इससे पहले हमें इसके मुतालिक इतना नॉलेज नहीं, ये हेरिटेज है, ये क्या है। उसके बाद वॉल सिटी आई, एक प्रोजेक्ट से एक अथॉरिटी बनी, और जब अथॉरिटी बनी उन्होंने एक सर्वे किया जो हमारे पूरे वॉल सिटी, पूरे अंदरून शहर, पूरे दिल्ली गेट का, तो उसके अंदर उन्होंने ये हमारा पूरी हवेली का विजिट किया। तो उन्होंने हमें बताया कि आपके पास ये हवेली है, ये इस तरह है। अच्छा, तो नौमान क्या प्लान्स हैं कि फ्यूचर में इसको रेस्टोर किया जाए, साफ सुथरा इसको करके कोई मेंटेन किया जाए, क्योंकि टूरिस्ट के लिए ये एक पोटेंशियल टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, तो क्यों नहीं इस पर आप काम करते हैं? ऐसा कोई इरादा रखते हैं फ्यूचर में? जी बिल्कुल, मैं क्योंकि अब हमारा जो ये दिल्ली गेट से वजीर खान मस्जिद तक ये बेसिक टूरिस्ट स्पॉट है लाहौर की मेन, तो इसीलिए हमारा इंशाल्लाह ताला आगे प्रोजेक्ट ज़रूर है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नोमान आपका। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। अब्बास ताबिश साहब के शेर का एक मिसरा है, हमारे पाँव उल्टे थे फ़कत चलने से क्या होता। इसी से मुस्तार आज का हमारा अगले सेगमेंट का मौजू भी है। सेगमेंट क्या है? एक सिलसिला है जो 14 अगस्त के सिलसिले में और आज़ादी के महीने के सिलसिले में आपके सामने हम लेकर आए हैं। अहम मौजूआत पे बात करते हैं। कल हमने ट्रांसजेंडर्स के हवाले से बात की थी, आज तालीम पे बात करने जा रहे हैं और मौजू है आज की इस डॉक्यूमेंट्री का कि तालीम, क्या हमारे पाँव उल्टे थे, आगे के बजाय पीछे तो नहीं चले गए हम। इसी का अहाता किया है आज की इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। सो देखते हैं क्या हमारे पाँव उल्टे थे। अब्बास ताबिश का शेर है कि हमारे पाँव उल्टे थे, फ़कत चलने से क्या होता। बहुत आगे गए लेकिन बहुत पीछे निकल आए। शोबे तालीम में क्या हम तरक्की कर रहे हैं या रूबे ज़वाल हैं, इसका अंदाज़ा हमें नताइज से लगाना होगा। क्या हम साइंस, टेक्नोलॉजी और इजादात की शोबा में बड़े अफराद पैदा कर सके हैं? कौमी सतह पर दूसरा बड़ा नतीजा इखलाकी रवैयों की सूरत बरामद होता है। दोनों शोबों में नताइज किसी तौर हौसला अफजा नहीं कहलाए जा सकते। पाकिस्तान की इब्तदाई 3 से 4 दहाइयों में हमने साइंस की दुनिया में बेहतर नताइज दिए, लेकिन फिर रफ्तार सुस्त हो गई। शोबे तालीम में निसाब, उस्ताद और तरीका इम्तिहान अहम तरीन अवामिल हैं। तालीम के लिए सबसे पहले ज़रूरत ये होती है कि आपके माशरे में इंसाफ मौजूद हो और हर किसी को वो सलाहियत, वो मौका, वो माहौल, वो जगह, वो साजो सामान मैसर हो जहाँ वो तालीम हासिल कर सके। अभी जब हम खानदगी की सतह पर नहीं पहुँचे तो हम आलमी सतह की कैसी बात करेंगे? अगर हमारा आलमी मयार नहीं है तो ये कैसे है कि इस वक्त हमारे तकरीबन 10,000 बच्चे अमेरिका की जामियात में पढ़ते हैं और ये आलमी मयार अगर ना हो तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे बच्चे जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के इम्तिहानात देते हैं उसमें उन्होंने दुनिया में रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। इनफैक्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जब स्कूल से पढ़कर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वो अमेरिकन स्टूडेंट से काफ़ी आगे होते हैं। मैथमेटिक्स में ज़्यादा आगे होते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री की नॉलेज में आगे होते हैं, बायोलॉजी में इस हद तक नहीं, मगर जनरली साइंटिफिक फील्ड में जो लोग जा रहे हैं स्कूलिंग के बाद वो दूसरे स्कूल के बच्चों से आगे होते हैं। अमेरिका की तमाम जामियात जो सैकड़ों में हैं उनका सबका म्यार एक जैसा नहीं है। कुछ अपने आप को मुख्तस करती हैं तहकीक और साइंसी रिसर्च के लिए, जहाँ पे तहकीकी काम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। कुछ जामियात ऐसी हैं जो सिर्फ ग्रेजुएशन कराती हैं, फोकस टीचिंग पे होता है। निसाब तालीम को ज़िंदगी से करीब होना चाहिए।
निसाब तालीम को ज़िंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों की समझ को उस सतह पर लाएं जहां वो आपकी बात समझ सकें। आपके यहाँ मईशत में खला है, आपके मुल्क में इंसाफ में खला है, तो तालीम उस सारे खला को कैसे पुर करेगी? निसाब तालीम को बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास बेहतर टीचर्स हों। टीचर ट्रेनिंग मैं समझता हूँ एक बहुत ही ज़रूरी फरीज़ा है हुकूमत की तरफ से कि क्योंकि निसाब जो है एक तो हुकूमत बना के भेज सकती है, कोई आला इदारा से हम उठा सकते हैं, हम किसी और यूनिवर्सिटी से भी निसाब जो है कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इतना मसला नहीं है। मगर निसाब को पढ़ाना और उसको पढ़ाने का जो तरीका है उस पर महारत हासिल करने के लिए खासी टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तरक्की याफ्ता ममालिक में तरीक़े इम्तिहान में इनकलाबी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। तरीक़े इम्तिहान में अब जोर इस बात पर दिया जाता है कि बच्चों को निसाब के रट्टे नहीं लगवाने, बल्कि इम्तिहान का मकसद इस बात की जांच है कि बच्चे का इस मौजू पर कॉन्सेप्ट कितना मुकम्मल है और अमली ज़िंदगी में इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत और अहमियत को वो कितना समझता है। दूसरी तरफ हमारे अभी तक जोर रट्टे पर हैं। बच्चों ने फार्मूले रटे तो होते हैं, लेकिन उनको इन फार्मूलों की अमली ज़िंदगी में कारफरमाई नहीं सिखाई जाती। हमारे बच्चे ज़ू इज़ाफ़े अक्ल तो बहुत तेज़ी से निकाल लेते हैं, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में ज़ू इज़ाफ़े अक्ल या अलजबरा का करना क्या है, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। पाकिस्तान के तालीमी निसाब के अंदर और पेडागॉजी के अंदर, यानी कि पढ़ाने के तरीके के अंदर रट्टे का निज़ाम जो है वो राइज है। अब ये निज़ाम जो है इसकी एक ख़ास वक्त में बहुत ही ज़्यादा अफादियत थी, एक ऐसे वक्त में जबकि हमारे पास कागज़ नहीं हुआ करता था, हमारे पास लाइब्रेरीज़ और किताबें नहीं हुआ करती थीं, और तकरीबन तमाम इल्म जो है वो वर्ड ऑफ माउथ से, ओरल ट्रेडिशन से फैलाया जाता था। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भी रट्टे की अपनी एक अहमियत है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक मैथमेटिक्स के तालिब इल्म हैं, अगर मल्टीप्लिकेशंस का जो टेबल्स होते हैं उनका, जिसको हम पहाड़े कहते हैं, उनका अगर आपने रट्टा नहीं लगाया हुआ तो आप मेंटल मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, कोई किसी किस्म की एडवांस मेंटल मैथमेटिक्स नहीं आप कर सकते। हजारों की तादाद में पाकिस्तानी डॉक्टर्स और इंजीनियर मगरब के मुआशरों में काम करते हैं, तो क्या वो रट्टे की पैदावार है? ये मफरूज़े गलत हैं। ऐसा होता भी है, नहीं भी होता है। ये हर जगह एक ब्रश के साथ पेंट कर देना सारे पाकिस्तान को, सारे तालीमी निज़ाम को, मैं उसको दुरुस्त नहीं समझता। आप बच्चे को सवाल करने, सोचने, समझने की सलाहियत दीजिए ताकि वो एक फैलाव के साथ, मुख्तलिफ ज़ावियों के साथ बात को समझे और जवाब देने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर आपको वो जवाब चाहिए जो आपने सोच रखा है, तो फिर उसके पास तो सिवाय रट लेने के कोई दूसरा सूरत नहीं होगी। आप बच्चों को बचाना चाहते हैं इस बात से कि वो सिर्फ लफ्ज़ ना दोहराएं, तो उन बच्चों को लफ्ज़ समझाने की कोशिश कीजिए और इस बात की इजाज़त दीजिए कि वो सिर्फ उन इबारतों के अलावा भी कुछ और पढ़ लें जो उनके निसाब में है। हमारे उस्ताद जिस मजमून को पढ़ा रहा होता है, खुद उस मजमून से किस कदर इश्क में मुब्तला होता है, ये कोई ऐसी ढकी छुपी हकीकत नहीं। उस्तादों की अक्सरियत रवायती तालीम से फारिग होने के बाद उस मजमून के हवाले से अपने आप को अपडेट नहीं रखती। जब उस्ताद खुद उस मजमून के हवाले से मोहब्बत में मुब्तला नहीं है, तो वो क्यों कर एक अच्छा उस्ताद हो सकता है? मैं इसी शहर की पैदावार हूँ। मैं जब इस शहर में पल बढ़ रही थी तो लोग कहते थे हमारे पड़ोसी बहुत शरीफ हैं, इनके घर किताबें बहुत हैं। अब हम कहते हैं हमारे पड़ोसी बहुत उम्दा और आला लोग हैं, उनके दरवाजे पे 6 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो आपका उस्ताद तो गाड़ी खरीदने की फिक्र में लग गया, माशरे की तरजीहात बदल गई। आपके यहाँ संजीदा उस्ताद भी हैं, वो भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इसके लिए वक्फ की, वो भी हैं जो बहुत अच्छे तहक़ीक़ करने वाले हैं, वो लोग भी मौजूद हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हैं। मगर क्या हमने माशरे को इस बात के लिए तैयार किया कि वो पढ़े लिखे आदमी की भी इज़्ज़त कर सके? जिन इदारों के ज़रिए उस्तादों की जहन साजी होती है, वो इदारे कहाँ पर हैं? वो इदारे नहीं है पाकिस्तान के। हमारे अंदर इंटेलेक्चुअल कल्चर ये है कि डिग्री ले लो और नौकरी कर लो,
मतलब उसमें जो एक्चुअल डिस्कशंस हो रही हैं उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका मतलब है हमारे लिए अफादियत डिग्री की सिर्फ ये है कि हमने नौकरी लेनी है। जो इल्म है उसका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर है, हमें कोई से दिलचस्पी नहीं है। दूसरी तरफ हमने उस्तादों के हाथों से डंडा तो ले लिया है कि बच्चों पर जिस्मानी सज़ा एक इंतहाई मनफी कदम है जिससे मस्बत नताइज बरामद नहीं हो सकते। बच्चों पर जिस्मानी सज़ा के हवाले से पाबंदी एक बेहतरीन कदम था, लेकिन बच्चों में नज़्म ज़ब्त को कायम रखने के लिए डंडे का मुतबादल मस्बत तरबियत है। क्या हमने अपने असातिज़ा कराम को मस्बत तरबियत की तकनीक सिखाई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने आलमी दबाव के तहत जिस्मानी तशद्दुद को ख़त्म कर दिया। वो उस्ताद जो घर में बीवी को थप्पड़ मार के आता है, वो बच्चा जो माँ को थप्पड़ खाते देखता है, क्या उसकी ज़िंदगी से शिद्दत चली गई? वो जिसे 2-2 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, या जिसे वो तनख्वाह मिलती है जिससे ज़्यादा हम अपने घरेलू मुलाजमों को देते हैं, तो उसका गुस्सा, उसकी महरूमी, उसकी तकलीफ़ कहीं ना कहीं तो रास्ता ढूंढेगी। तो तशद्दुद तो हमारे रवैयों में है। बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद ना हो। मैं यही बात नहीं मानती कि तरबियत सिर्फ तशद्दुद से हो सकती है। क्या दुनिया में इतने बड़े लोग आए, अंबिया कराम से लेकर बेहद अच्छे इंसानों तक, उन्होंने कभी तशद्दुद बरता? अंडे के खौफ से बच्चे स्कूलों से भाग जाते हैं। स्कूल को थाना नहीं बनाना चाहिए, मारपीट की जगह नहीं बनाना चाहिए। स्कूल ऐसे हों, उनको ऐसा दिलकश माहौल को बनाया जाए कि बच्चे स्कूल जाने के लिए बहुत खुश हों। जब हमने ये फैसला किया कि उस्ताद के हाथ से डंडा ले लिया जाए, और डंडे से मुराद ये कि फ़िज़िकल फोर्स ले ली जाए, थप्पड़ वगैरह ये भी सब बंद कर दिया जाए, तो ये एक बहुत अच्छा कदम था। वो आपसे भी नफरत करता है बच्चा जब आप उसको थप्पड़ मारते हैं, और वो सब्जेक्ट से भी नफरत करता है जो आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कोई अपने सब्जेक्ट के साथ इंसाफ नहीं कर रहे जब आप फिज़िकल फोर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बहुत दफ़ा साबित हो चुका है कि उसमें एक्सेलेंस नहीं पैदा होती, कभी भी नहीं, क्योंकि एक्सेलेंस सब्जेक्ट में तभी पैदा होगी, स्टूडेंट में तभी पैदा होगी जब आप स्टूडेंट के अंदर तजस्सुस पैदा करेंगे, उस सब्जेक्ट के लिए क्यूरोसिटी पैदा करेंगे। मैं अपने फेलो असातिज़ा से ये कहूँगा कि आपका अप्रूवल या डिसअप्रूवल किसी बच्चे के लिए आपके थप्पड़ से ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। हमने अगर अपने आप को तरक्की याफ्ता अक़वाम की फहरिस्त में शामिल करना है तो निसाब, तालीम, असातिज़ा की जदीद खतूत पर तरबियत और तरीक़े इम्तिहान में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना होंगी, वगरना मौजूदा तरीक़े तालीम से यह हौसला शिकन नताइज की बरामदगी का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आपको बताएं कि आज के दिन मतलब 11 अगस्त 1947 के रोज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली, जैसे अपने खिताब में जिसे चार्टर ऑफ पाकिस्तान भी करार दिया जाता है, उन्होंने जानो माल की सलामती समेत अक़लियतों के तमाम शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान करते हुए फरमाया था कि आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, और रियासत पाकिस्तान में अपनी किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या नस्ल से हो, रियासत का उससे कोई सरोकार नहीं। और आज पाकिस्तान में इसी खिताब की मुनासबत से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का कौमी दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और वतन अजीज़ में अक़लियती बरादरी के हुकूक़ को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, किया जाना चाहिए, और बहैसियत शहरी उन्हें ज़िंदगी के हर शोबे में भरपूर और बराबर मौक़े फराहम करना आइन की तरफ से हमारी जिम्मेदारी है। आज हमने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर हम बात करें। आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने वज़ीर आला सिंध की मुशीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एजाज़ अपने नाम हासिल किया है और तरक्की के धारे में शामिल हैं, मुल्क में अपना किरदार अदा कर रही हैं और साबित कर रही हैं कि अक़लियतें भी मुल्क की तरक्की में, पाकिस्तान की तरक्की में पेश हैं। इस वक्त हमारे साथ वज़ीर आला सिंध की खुसूसी मुशीर बराए IT तंजीला कुमरानी साहिबा मौजूद, उनसे हम इसी हवाले से आज बात करते हैं। तंजीला साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अच्छा हमें लग रहा है, अगरचे के यकीनी तौर पे हमारा आइन बराबरी की सतह पर पाकिस्तान के सभी शहरियों को, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, हुकूक देता है और तरक्की के मौके फराहम करने की जानिब रेफर करता है हमारा आइन। लेकिन उसके बावजूद चैलेंजेस तो हैं, आपके लिए हैं, दीगर कम्युनिटीज़ के लिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज के इस दिन की अहमियत आपके लिए क्या है और पाकिस्तान के लिए क्या है, आप इसको कैसे देख रही हैं, बताइएगा। बहुत शुक्रिया आसन।
पहले तो मुझे लग रहा है कि शायद आज का दिन मेरे ही सेलिब्रेट करने के लिए है, क्योंकि किताबें बहुत सी बन जाती हैं, दस्तूर बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, लेकिन हमेशा मसला उन पे अमल करने का रहा है। अभी जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि इसी दिन कायद ने कहा था कि इस मुल्क में, इस वतन अजीज़ में रहने वाले हर इंसान के हकूक़ बराबर होंगे। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी से एफिलिएटेड हूँ जिस पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया, और वो आइन मेरे कायद के ख्वाब की ताबीर था, जिसमें क्लियरली बताया गया कि वतन अजीज़ में रहने वाला हर इंसान बराबर है, किसी को किसी पे कोई फौकियत नहीं, यहाँ रहने वाला हर इंसान आज़ाद है। तो मैं और ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ कि इस वक्त मेरे चेयरमैन साहब, उन्होंने वो जो दस्तावेज़, जो दस्तूर, जो सोच, जो ख्वाब कायद की और मेरे कायद की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, उन्हें उन्होंने हकीकत का रूप दिया। और वो नस्ल जिसे दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में घुटनों के नीचे मारा जा रहा है, जहाँ वो घुटनों के नीचे सिसक रहे हैं, वो नस्ल पाकिस्तान में कैबिनेट में मौजूद है, दस्तूर मौजूद है। वो नस्ल यहाँ इज्जत पा रही है। जी, जैसा कि मैंने तंजीला चैलेंजेस का जिक्र किया, पिछले दिनों रहीम यार खान में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और पूरे पाकिस्तान इसको कंडेम किया। मुझे जहां इस वाक़े पे दिल से अफसोस हुआ जब एक मंदिर को नजर आतिश किया गया, तबाह किया गया, दूसरी जानिब मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि पाकिस्तान का तकरीबन हर शहरी इस बात को कंडेम कर रहा था, मां सिवाय चंद होने का नासिर के, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया और इस पर एक्शन लिया। लेकिन चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं। इन चैलेंजेस को लेकर आप जैसी जो शख्सियात जिम्मेदार ओहदों पर बैठी हुई हैं, आपके ऊपर इन कम्युनिटीज़, आपके कंधों पे इन कम्युनिटीज़ की जिम्मेदारी है, कैसे निभा रहे हैं आप लोग, कैसे इस मामले को आगे लेकर चल रहे हैं? सिंध में तो बहुत बड़ी तादाद है माइनॉरिटीज़ की, खासतौर पे हम अगर हिंदू कम्युनिटी की बात करें। देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं मुसलमान कम्युनिटी से हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे जो मिनॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि हमारे बाकी जो भाई बहन हैं जो गैर मुस्लिम हैं, उनके राइट्स यहाँ पे मैं समझती हूँ बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा महफूज हैं। पिछले दिनों जो वाक़या हुआ, आपने जैसे खुद बताया कि ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तान ने उसको पसंद नहीं किया और अपनी रिजर्वेशन जाहिर की, लेकिन जो चंद लोग जो इस वाक़े से खुश हुए या जो इस फेवर में थे, मैं समझती हूँ वो ये पाकिस्तान के नहीं, वो इस पाकिस्तान के विजन को नहीं समझते। और यहाँ पे बाकी ममालिक को देखा जाए, चाहे हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, नॉर्मली ये कहा जाता है, लेकिन मैं हमेशा, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल फोरम पे हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे यहाँ मिनॉरिटीज़ के राइट्स को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर आप, ये एक अलग बात है कि हम वो हैं जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ सामने आता है हमारा, लेकिन बहुत से ममालिक में माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत गलत हो रहा है, वो उसे मैनिपुलेट करके चीज़ों को एक और चेहरा दिखा रहे होते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरह की इक्वलिटी आप नेशनल असेंबली में चले जाएं, प्रोविंशियल असेंबलीज में चले जाएं, हर आपको कास्ट मिनॉरिटी हमारी जिस रिस्पेक्ट के साथ मौजूद नजर आएगी, मैं समझती हूँ ये शायद किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी ना होता हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे, जिस तरह से भी हमने बात की कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन पे लगाया गया और आईटी के हवाले से, ऑब्वियसली आपकी क्या प्लान्स है फ्यूचर को लेके, आप किस तरह से आईटी की सेक्टर में डेवलपमेंट के हवाले से काम करने वाली हैं और किस तरह से इसको आगे लेके चलेंगी? आपकी तवज्जो से पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त ये समझते हैं कि मेरा आईटी से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और चीज़ें एक दूसरे से तक पहुंचना इतनी मुश्किल नहीं होती। तो आपकी तरफ से आपके देखने वालों को ये बता दूंगी कि मेरी क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस है और आईटी मेरी फील्ड है, मैंने प्रैक्टिकली इसमें काम किया है, तो ये मेरे लिए इस तरह से नया नहीं है। इस आपके फोरम का फ़ायदा लेते हुए अपने चाहने वालों और अपने दोस्तों को बताना चाहूँगी। और दूसरी बात कि आप जानते हैं कि आईटी को लेकर हमारा मुल्क कोई टॉप 10 या टॉप 100 में शामिल नहीं है, जो फिगर्स आती हैं, तो वो हम काफ़ी हद तक पीछे हैं इस फील्ड में। मैं चाहूँगी
कि हम एटलीस्ट दुनिया की इस रेस में शामिल हो जाएं, क्योंकि आईटी ऐसा फील्ड है जो हर जगह पे मौजूद है। और आजकल जिस कंडीशन में हम सफ़र कर रहे हैं इस कोरोना पैंडेमिक में, इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आईटी का यूज़, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो। हमने ऑनलाइन एजुकेशन को कह दिया है, लेकिन बहुत से फ्लॉज हैं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन जो आप मौजूद बच्चे पढ़ते हैं उसमें और ऑनलाइन में जितना फर्क। जी जी, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। टाइम थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से भी हमने बात की, जो कि आप सिंध गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, मुशीर हैं वज़ीर आला की, तो हमने सिंध के अंदर जो कुछ चैलेंजेस हैं इस हवाले से बात करना मुनासिब समझा। विद दैट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और बहुत ज़रूरी है, और चूँकि माइनॉरिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, किसी पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, आइन उसको मुकम्मल बराबरी का हक देता है, और हमारा मजहब भी यही हक देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ख्याल रखा जाए सबके ऊपर, सबका ख्याल रखा जाए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। चूंकि हम पौधा लगाने के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से हमने पौधा लगाया, वकार अहमद मलिक ने लगाया, अब सना हुमायूं ने स्वीट होम्स में अब्दुल सत्तार ईदी के नाम का बच्चों ने वहां पर एक पौधा लगाया। आप दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सना हुमायूं और आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान स्वीट होम्स में, जहाँ पर मुल्क भर के यतीम बच्चे मौजूद हैं। और आज मैं इन बच्चों के साथ मिलकर पाकिस्तान को क्लीन और ग्रीन बनाने का जो बेड़ा हम सब पर आयद होता है, उस मुहिम में हिस्सा लेने आई हूँ। यहाँ के सरबराह से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने बच्चों को इस मुहिम के लिए कैसे तैयार किया और क्या तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से ये मुहिम पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। और इसके साथ साथ कि इस जश्न आज़ादी के मौके पर हम पाकिस्तानियों की तरफ से दुनिया भर को हम क्या खूबसूरत पैगाम देना चाहते हैं। तो रहिए मेरे साथ ये सब जानने के लिए। के अंदर सबसे खूबसूरत काम है पौधे लगाना, खूबसूरत पौधे लगाना, फूलों वाले पौधे लगाना, फलदार पौधे लगाना, सायादार पौधे लगाना। और इंशाअल्लाह आज हम पाकिस्तान स्वीट होम से H9 से इसका आगाज कर रहे हैं। प्यारे प्यारे बच्चे आज इस मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम बात करेंगे पाकिस्तान स्वीट होम्स के सरबराह ज़मरुद खान साहब के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं अपने तमाम बेटों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, आपको और आपकी सारी टीम को। थैंक यू वेरी मच। एक्सप्रेस ने ये बेड़ा उठाया है इस जश्न आज़ादी पर कि वज़ीर आज़म की जो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मुहिम है, उसमें प्लांट फॉर पाकिस्तान में सुनामी, बिलियन ट्री सुनामी, और इसी मंसूबे के तहत ये कैंपेन का आगाज़ किया है। और एक्सप्रेसो की पूरी टीम इसमें बहुत जद्दोजहद से और बहुत खुशी से हिस्सा ले रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो पौधा आज बच्चों के साथ मिलकर आपने लगाया है, ये किसके नाम का पौधा लगाया है? आज हमने जो पौधा लगाया है ये अब्दुल सत्तार ईदी साहब के नाम का लगाया है। अब्दुल सत्तार ईदी मेरे आइडियल है, मेरे उस्ताद मोहतरम है। वो एक सायादार दरख्त थे, वो एक फलदार दरख्त थे, और आज हम पौधा लगा रहे हैं जिसको हमने उनके नाम पे मुंसलिक कर रहे हैं। वो इस वजह से कर रहे हैं कि हमें सायादार दरख्त चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और पूरे पाकिस्तान को एक मैसेज दिया जाए इस मुहिम के हवाले से, ताकि आने वाली नस्लें इस मुहिम को जारी व सारी रखें। आज पूरी पाकिस्तानी कौम के बच्चे आपसे अपील करते हैं कि हमारे मुस्तकबिल के लिए हर नौजवान, हर औरत, मर्द, बूढ़ा ज़रूर एक न एक पौधा लगाए, जिसके साए में ये सारे बच्चे जो कल का पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वो बैठ सके। तो मेरी एक अपील है सारे लोगों से कि आप ज़रूर ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के अंदर शामिल हों
और अपने अपने हिस्से का पौधा ज़रूर लगाएं। इट्स अ वंडरफुल मैसेज। इससे अच्छा अमली पैगाम पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को और हो ही नहीं सकता। अब मैं बात करूंगी पाकिस्तान स्वीट होम्स के बच्चों से और जानूंगी कि उनका जज्बा, उनका जोश जश्न आज़ादी के हवाले से और इस मुहिम को लेकर कैसा है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर बच्चे बड़े जज्बे के साथ यहाँ पर इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं और पौधे लगा रहे हैं। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि क्या हौसला है, क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या इनको इस मुहिम में इंटरेस्ट पैदा हुआ है, किस तरह पैदा हुआ है। अच्छा, ये दरख्त लगाने का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की कि क्लीन और नीट पाकिस्तान होना चाहिए, तो इस वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम सब ने मुशावरत की कि क्यों ना पाकिस्तान को एक क्लीन और ग्रीन बना दें। अच्छा जी, मेरे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं। और आपका नाम क्या बेटा? अमीर खान। अमीर खान। तो अमीर खान, पाकिस्तान को पौधों की से अमीर बनाना है आपने, कितना जोश है आप में? मैम, अगर हम पौधे लगाए तो उससे हमें फल मिल सकते हैं और उस फल को हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से हमारे पास से पाकिस्तान की मईशत बढ़ सकती है। काशिफ, आपने भी इस पौधे की मुहिम लगाने में हिस्सा लिया है और बहुत जोश व खरोश दिखा रहे हैं, तो आपको कैसे शौक पैदा हुआ? जी, असल में बचपन से हमारे पेरेंट्स लगा रहे थे पौधे, इस वजह से हमारा काफ़ी शौक था इसमें और हम हर साल तकरीबन अपने हिस्से का 40 से 50 पौधे तो ज़रूर लगाते हैं अपने घर में जब होते हैं। तो इसकी देखभाल का जिम्मा भी लेना है आप लोगों ने? जी बिल्कुल, हम जिम्मा लेते हैं और लेते रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक ये बड़ा होता रहेगा हम भी साथ साथ बड़े होते रहेंगे और इसको पानी और जो ख्याल रखना चाहे रखेंगे हम जितना भी हो सके। छोटे बच्चे भी इतनी खुशी से पौधे लगा रहे हैं कि आई एम सो अमेज़्ड। तो आइए इनसे बात करते हैं बच्चों से। बेटा, आपको पता है पौधे लगाने का क्या फ़ायदा है? ऑक्सीजन मिलता है और छांव मिलती है। वाह, आपका नाम क्या है? राजा लियान। वाह, और आपको पता है पौधे लगाने के फ़ायदे क्या हैं? बताओ। जानवरों के लिए, खुराक के लिए। और ये पौधा लगाओगे तो पौधे को पानी भी देना है ना? जी। और साथ साथ पौधे की ग्रोथ भी होगी, आपकी भी ग्रोथ होगी, हमारी भी होगी। आज मैंने भी इस मुहिम में अपना हिस्सा डाला और एक्सप्रेसो के नाम का एक पौधा लगाया और मैं वादा करती हूँ कि इस पौधे की पूरी जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगी। मुझे तो आज इस पूरी मुहिम में हिस्सा लेकर और इनका जोशो खरोश देखकर बहुत खुशी हुई और एक हौसला और उम्मीद भी नज़र आई कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अगले फिर किसी सेगमेंट में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधा लगा रही थी सना हुमायूं। आगे बढ़ते हैं और इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, आज हनीफ मोहम्मद साहब लिटिल मास्टर, उनकी बरसी है, 5वीं बरसी है उनकी। आज ही के दिन 2016 में आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हुआ कराची में। 21 दिसंबर 1934 को जूनागढ़ में पैदा हुए और 55 टेस्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसी नोट पे जी हम आपसे इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।